अगर उसे पता चला कि मालसुक ने टीवी तोड़ा, वो हमें पूरे बिल्डिंग से बाहर निकाल सकती है। गनवू और मालसुक को बेघर किए जाने का ख्याल आते ही मालसुक के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। तभी मानो ड्रामे के अनुसार अचानक बाहर बारिश शुरू हो जाती है। मालसुक के शरीर से अंधेरी आभा निकलने लगती है। जी हुन घबराता है कि गनवू उसे दोष देगा और मिना भी बुरी तरह डर जाता है। कोई समाधान ढूंढते हुए मिना तुरंत डेमन लॉर्ड से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह सब ठीक कर देगा। जी हुन गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़कर कहता है, मैं माँ को बोल दूंगा कि टीवी मैंने तोड़ा है। मालसुक उसे देखती है। ठीक है। मिना उसकी इस कुर्बानी से प्रभावित होता है और जी हुन खुद को काफी हीरो जैसा महसूस करता है। आने वाले तूफानों के लिए तैयार। रिप उनका दिन आपदाओं की पूरी एक श्रृंखला में बदल जाता है। पहले एक तकिए की लड़ाई होती है जिसमें मिना तकिए को चिखरे कर देती है और जी हुन फिर से कहता है कि वह इसका दोष खुद ले लेगा। फू शैटर। इसके बाद गनवू के लिए खाना बनाने की कोशिश में मालसुक किचन में आग लगा देती है और फिर जी हुन कहता है, मैं संभाल लूंगा। स्नैक टाइम में मिना और मालसुक दोनों सोफे पर चिप्स के टुकड़े फैला देते हैं। थका हुआ जी हुन बस कहता है, ठीक है। अब लिविंग रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तीनों बच्चे इस तबाही को देखते हैं और जी हुन आखिरकार स्वीकार करता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिना गुस्से में डेमन लॉर्ड से पूछता है कि उसने क्या किया है और कहता है कि वह भी इस गंदगी की जिम्मेदार है। लेकिन मालसुक उलझन में बस उसे देखती रह जाती है। विर जी हुन का फोन बजता है। वह सोचता है कोई कॉल कर रहा है। वह फोन उठाता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी माँ पूछ रही है कि क्या वे मजे कर रहे हैं और घर साफ सुथरा है या नहीं। वह चेतावनी देती है कि वह बहुत थकी हुई है और जब तक वह लौटे घर बिल्कुल स्पॉटलेस होना चाहिए। मिना और मालसुक पीछे से डरकर सुन रहे होते हैं। क्लिक। जी हुन कॉल काटता है पूरी तरह टूटे हुए भाव के साथ। जी हुन एक हल्की सी मुस्कान के साथ बुरी खबर देता है, मुझे लगता है हम सबको घर से निकाल दिया जाएगा। उसकी माँ के फोन कॉल की याद फिर से उसे दहशत में डाल देती है। वह हाथ में फोन लिए चुप खड़ा रहता है, मानो उसके सिर पर विनाश का साया मंडरा रहा हो। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर मिना आशावाद से कहती है कि अगर वे जल्दी करें तो सब साफ करने के लिए बहुत समय है। लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम की पूरी बर्बादी देखती है, उसके चेहरे पर पसीना छलक आता है और वह जल्दी से अपनी बात पलट देती है। ठीक है, शायद नहीं। मिना आह भरती है। एक रोबोट होने के नाते वह जी हुन पर सारी गलती डालना गलत समझती है, लेकिन साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तभी वह मालसुक की तरफ देखती है और उसका चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ चुका है। मिना घबरा जाती है कि इतना डरा हुआ डेमन लॉर्ड अगर बेकाबू हो गया तो क्या होगा। समझ जाती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह और जी हुन मिलकर बिजली की तेजी से सब साफ करेंगे। शायद उसकी माँ उन्हें माफ कर दे। ट्रिकल। जैसे ही जी हुन कचरा उठाना शुरू करता है, तब तब की अजीब आवाज गूंजती है। एक मालसुक टूटी हुई टीवी को गार्डन होज से पानी छिड़ककर साफ कर रही होती है। जी हुन चीखता है कि वह सब और खराब कर रही है। मिना एक फ्रेम उठाती है और पूछती है कि यह क्या है। जी हुन बताता है कि यह उसकी माँ का कीमती 4 पत्तों वाला क्लोवर है जो उन्हें सड़क पर मिला था। लेकिन मिना इसे कचरा कहती है और फूश लाइटर से इसे जलाने की कोशिश करती है। जी हुन दहशत में आ जाता है। मालसुक कहती है कि वह पूरा अपार्टमेंट साफ कर देगी। मिना सुझाव देती है कि उसे जला देना चाहिए। जी हुन चीखता है, ये कचरा नहीं है। मिना मालसुक को डांटती है कि साफ करते करते वह और ज्यादा गंदगी कर रही है और सोचती है घर साफ होने के बजाय और गंदा क्यों होता जा रहा है। जी हुन घड़ी की तरफ देखता है और डर जाता है। उसकी माँ 3 बजे लौटेगी, मतलब उनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। टप। मिना एक हल्का सा कराटे चॉप जी हुन की गर्दन पर मारती है। मालसुक डरकर होकर गिर जाता है। क्या तुमने उसे मार दिया? मिना शांत स्वर में उसे कंबल ओढ़ाते हुए कहती है। वह सिर्फ सो रहा है।
मिना समझाती है कि जो काम वे करने जा रहे हैं वह एक सामान्य इंसान के लिए देखना सुरक्षित नहीं है। मालसुक कुछ समझ नहीं पाती। स्लाइड। मिना अपनी आस्तीन नाटकीय तरीके से उठाती है। उसका पूरा रोबोटिक हाथ दिखाई देता है। अब समय है टीम अप का। वह प्रस्ताव रखती है कि वे मालसुक की डेमन शक्ति को अपनी भविष्य की उन्नत तकनीक के साथ मिलाएंगी। सोते हुए जी हून के ऊपर खड़ी मालसुक धीरे से पूछती है, क्या इसका मतलब है कि हम अब दोस्त हैं? मिना गंभीरता से सिर हिलाती है। मालसुक ईमानदारी से कहती है, मुझे सिर्फ घर से निकाला नहीं जाना, बस यही नहीं चाहिए। मिना समझ जाती है, उसे जी हून की कोई परवाह नहीं है। क्रैकल। मिना पावर अप होती है। नीली बिजली जैसी आभा चारों ओर फैलती है। वह पूरी गंभीरता से तैयार हो जाती है। वह 2023 के सभी क्लीनिंग हैक्स डाउनलोड करती है। फिर कहती है, नहीं, ये बेकार है। और वेल्डिंग और फुल रेस्टोरेशन की तकनीक डाउनलोड करना शुरू करती है। उसकी एरिया स्कैन 88% सफलता दिखाती है। वह कहती है, ये काफी नहीं, और एक साहसिक फैसला लेती है। Limiter.z डीएक्टिवेट। धीमे धीमे पूरा शहर पावर सर्ज से कांप उठता है। उसकी सफलता की संभावना अब 99.9% तक पहुंच जाती है। का बूम। ऊर्जा का बड़ा विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है। खांसी। मिना आसपास देखती है। पूरा कमरा कालिक और गंदगी में डूबा है। वह हिल जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। घड़ी टिक टिक करती है। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मिना चिंतित है। उसने लगभग अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है। मालसुक जमीन पर बैठी तेजी से कुछ ड्रॉ कर रही है। मिना गुस्से से पूछती है कि वह साफ करने के बजाय चित्र क्यों बना रही है। मालसुक शांतिपूर्वक ऊपर देखती है और कहती है, मैं समनिंग स्पेल तैयार कर रही हूँ। एक चमकते जटिल जादुई सर्कल के बीच एक वस्तु हवा में तैर रही है। मनाई उस जादुई सर्कल को पहचानते ही घबरा जाती है और चीख कर पूछती है कि वह आखिर क्या बुलाने की कोशिश कर रही है। तभी लीप, एक छोटा सा गुलाबी हाथी जैसा प्लश खिलौना हवा में उड़ता हुआ आता है और घोषणा करता है कि आज का दिन है जब वह पृथ्वी पर कब्जा करेगा। बूम। वह प्लश जमीन पर विजय अंदाज में उतरता है और मनुष्यों को चेतावनी देता है कि वे कांप जाए। मनाई हैरान रह जाती है कि आखिर यह छोटा सा खिलौना है क्या। वह गर्व से बताता है कि 666 दानव जल्द ही इस दुनिया पर छोड़े जाएंगे। खुद को सर्वशक्तिमान बेहिमोथ बताने वाला वह प्लश तेज रोशनी से चमकने लगता है, मानो अपनी असली रूप में लौटने को तैयार हो। तभी फ्लैश, एक चमकीली लाल किरण अपार्टमेंट की खिड़की से निकलकर आसमान में फूट जाती है। समनिंग सफल हो चुकी है। मेड आउटफिट पहने दानवों की एक पूरी टुकड़ी प्रकट हो जाती है, सफाई के लिए तैयार। बेहिमोथ आगे बढ़कर आदेश देता है और मालुक स्तब्ध रह जाता है। मिना यह सब देखती है जबकि दानवी मेड पूछती है कि वे ऐसा पहनावा क्यों पहने हुए हैं, लेकिन अपने नए कानों वाले रूप में बेहिमोथ बस कहता है कि सफाई का समय हो गया है। मिना समझ जाती है कि वह बेवजह डर गई थी। पल भर में दानवी मेड लग जाती है, जोर जोर से रगड़ती हुई। बेहिमोथ चिल्लाता है कि जल्दी करो, और मनाई सोचती है कि अतिरिक्त मदद मिलना अच्छा है। अचानक रिप, एक तेज फटने की आवाज होती है, जिससे मनाई और बेहिमोथ दोनों चौंक जाते हैं। रीप, एक पंखों वाला दानव गलती से वॉलपेपर को फाड़ देता है और मनाई घबरा उठती है। वाइप वाइप वाइप, 3 दानव फृश को इतनी जोर से रगड़ते हैं कि उसमें आग लग जाती है। दानव उस गर्माहट का आनंद लेते रहते हैं, जबकि मनाई चिल्लाती है कि वे रुक जाए। रीप, शैटर, क्लैटर, हंगामा और बढ़ जाता है। मनाई दानवों पर चिल्लाती है कि अपने सींग संभालो और जरूरत से ज्यादा सफाई मत करो। रब रब, जीहुन सोफे पर अपनी झपकी से जागता है। तरोताजा महसूस करते हुए वह आंखें खोलता है और अपार्टमेंट को पूरी तरह बर्बाद देखकर दहशत से चीख पड़ता है।
वह घबराकर पूछता है कि यह सब क्या हुआ, और मनाई शर्माते हुए कहती है कि यह लंबी कहानी है, जबकि छोटा दानवी मेड नजरें चुरा रहा होता है। कुक्कू। जीहुन की नजर दीवार पर लगे कुक्कू क्लॉक पर जाती है। कुक्कू कुक्कू। घड़ी 3 बजाती है और तीनों बच्चे डर से ऊपर देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका समय खत्म हो गया है। बाहर जीहुन की मां इमारत की तरफ बढ़ती है, झुझलाई हुई कि झाड़ू भी टूटी हुई है, और उन्हें जल्दी करने को चिल्लाती है। बीप बीप। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की आवाज तीनों में दहशत भर देती है। बीप 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 बीप। कीपैड की आवाजें बढ़ती जाती हैं, और जीहुन और मनाई डर से जम जाते हैं। सामने का दरवाजा उनके लिए अंतिम बाधा बन खड़ा है, उनकी बर्बादी का दरवाजा। क्लैक। लॉक खुलता है। तीनों दोस्त सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। क्रीक। दरवाजा खुलता है और बर्बाद हुई एंट्रीवे सामने आती है। जीहुन की मां दरवाजे में खड़ी है। उसका चेहरा साया में छिपा है, जबकि वह इस विनाश को देखती है। तीनों बच्चे दंग रह जाते हैं, पूरी तरह पकड़े गए। वह लिविंग रूम देखती है, एक तबाही का मैदान। उसकी नजर फटे वॉलपेपर और टूटी खिड़की पर जाती है। शा। वह कुछ बोल पाती, उससे पहले ही जीहुन उसके सामने घुटनों पर फिसलकर आ जाता है। वह बेतहाशा माफी मांगता है और विनती करता है कि वह सब समझा सकता है। मिना हैरान होकर देखती है और मालसुक से भी वही करने को कहती है, जबकि जीहुन अपनी सफाई शुरू करता है। आंखों में आंसू लिए जीहुन चिल्लाता है कि पूरा गड़बड़ उसने ही की है। मिना और मालसुक दंग रह जाते हैं कि वह सारा दोष अपने ऊपर ले रहा है। वह हकलाते हुए कहता है कि वह बस मालसुक के आने से बहुत खुश हो गया था। फिर वह दोबारा झुककर कहता है कि मिना ने भी गड़बड़ में उसकी मदद की, जिससे मिना सोच में पड़ जाती है कि वह दानव राजा की रक्षा क्यों कर रहा है। जीहुन आंखें बंद कर लेता है, अपने शब्दों के नतीजे सहने को तैयार। जीहुन कहता है कि माँ ने तो कुछ किया ही नहीं, जिससे दोनों लड़कियां पूरी तरह चौंक जाती हैं। उसकी माँ उसे घूरते हुए माँ से पूछती है कि वह क्या सोच रही थी, और याद दिलाती है कि वे मकान खाली करवाए जाने को लेकर कितनी चिंतित थी। यह सोच हवा में भारी होकर लटकती है, वह सच में उसे घर से निकाल भी सकती है। मालसुक अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगती है। फिर दृढ़ निश्चय के साथ तय करती है कि वह जो भी हो, इसका सामना करेगी। जीहुन अब भी अपनी मासूम, विनती करती हुई अभिव्यक्ति बनाए हुए है। तनावपूर्ण माहौल में जीहुन घुटनों पर बैठा है, जबकि मिना और माँ घबराकर देख रही हैं। तभी आह, समझ गई, ये तुम दोनों थे। वह गुस्सा निकालने ही वाली होती है कि अचानक उसका चेहरा हैरानी में बदल जाता है। उसने अपने फोन की ओर देखा है। वह हैरान बच्चों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाती है, पूरी तरह स्क्रीन में खोई हुई। उसकी नाराजगी तुरंत खुशी में बदल जाती है जब वह वोंगमा कॉइन के स्टॉक की कीमत आसमान छूते देखती है। वह खुशी से चिल्लाती है कि यह उसे कभी निराश नहीं करता। स्पिन स्पिन। उत्साहित होकर वह मिना और मालसुक को उठाकर गोल गोल घुमा देती है और डिनर में स्टेक खिलाने की घोषणा करती है, जबकि जीहुन को एहसास होता है कि उसकी मुसीबत टल गई है। स्पिन। मालसुक की आंखें चक्कर खाने लगती हैं। उसकी मां हंसते हुए कहती है कि वह उन्हें कभी घर से निकालने वाली नहीं थी। मिना और जीहुन राहत की सांस लेते हैं। इसी बीच गन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा अंग्रेजी किताब पढ़ रहा है और सोच रहा है कि वह क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेकर मालसुक के इलाज के लिए कितना पैसा कमाएगा। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से कमाए हुए हर एक पैसे मिस हान के घर की तबाही की मरम्मत में लग गए। दृश्य बदलता है और एक कहानी की किताब जैसा कमांड दिखाई देता है। रन। अब हम बच्चों की कहानी में हैं। छोटे खरगोशों का गांव एक डरावने परछाई जैसे खरगोश खलनायक से कांप रहा है। तभी एक हीरो खरगोश आता है, केप और तलवार के साथ, दिन बचाने के लिए तैयार। कहानी यह निष्कर्ष निकालती है कि खलनायक टो को उसकी शरारतों की सजा मिली, उसे अकेले उसके बिल में छोड़ दिया गया। वर्तमान में लौटते हुए
मालसुक किताब बंद करती है और कहती है कि यह बहुत दुखद कहानी है। गन वो उसकी कंधे के ऊपर से देखता है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, खासकर तब जब वह अब भी दुनिया पर राज करने की बातें बड़बड़ा रही है। वह समय देखता है और मालसुक से कहता है कि उसे अब काम पर जाना है। गन वो हैरान रह जाता है जब मालसुक किताब पकड़े उदास होकर कहती है कि वह भी साथ चलना चाहती है। गन वो तुरंत इनकार करता है और पूछता है कि वह क्यों साथ आना चाहती है। मालसुक का जवाब सीधा है, बोर हो रही हूँ। गन वो साफ साफ मना कर देता है। उसे डर है कि वह जहां भी जाएगी कोई ना कोई हंगामा जरूर कर देगी। वह सख्ती से कहता है कि बस अब वह नहीं मानेगा, लेकिन मालसुक का खाली भावहीन चेहरा देखकर उसकी सख्ती ढहने लगती है। अब सूट पहनकर और मालसुक का हाथ पकड़कर वह शहर की सड़क पर एक युवा महिला से मिलता है। वह महिला पुष्टि करती है कि वह पार्ट टाइम नौकरी के लिए आया है और पूछती है कि यह छोटी लड़की कौन है। गन वो झट से झूठ बोलता है, मेरी छोटी बहन है। महिला उसकी बात मान लेती है और उसे बदलने के लिए अंदर जाने को कहती है। वह जल्दी से मान जाता है। स्टेप वह झुककर मालसुक को समझाता है कि उसने आने की जिद की थी, इसलिए अब उसे बिल्कुल शांत और अच्छे से रहना होगा। वह पूछता है कि क्या वह सुन भी रही है, लेकिन मालसुक पहले से ही अपनी किताब में खोई हुई है। वह सोचता है कि जब उसे बस पढ़ना था तो आई ही क्यों, लेकिन मान लेता है कि जब तक वह शांत है सब ठीक है। तभी एक नज़र उसका ध्यान अचानक किताब से हटता है। उसके सामने एक विशाल काला सफेद खरगोश मैस्कॉट खड़ा है। वह स्तब्ध रह जाती है। वह कांपती उंगली से उस मैस्कॉट की ओर इशारा करती है, जो बिल्कुल उसकी किताब के हीरो जैसा दिखता है। हैरानी में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और किताब उसके हाथ से गिरकर फर्श पर खुली रह जाती है। उस पन्ने पर एक खरगोश जैसा जीव डर के मारे दुबका हुआ दिखाया गया था। उस पर लिखा था, जब गांव के छोटे खरगोश डर के मारे कांप रहे थे। माँ पन्ने को घूरती है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह सारी बातें जोड़ने लगती है। कुछ पल बाद वह अंततः बोलती है, क्या यह विशाल मैस्कॉट वही खलनायक है जिस कहानी में था टोटो? उसकी आंखें हैरानी और शक के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। शाइन शहर की तेज धूप के नीचे गनवो की अंदरूनी आवाज घबरा उठती है। उसे महसूस होता है कि हालात बुरी तरह बिगड़ने वाले हैं। उसका चेहरा डर से विकृत हो जाता है। उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। मालसुक मैस्कॉट को घूरती रहती है। उसकी दृढ़ता और भी मजबूत हो जाती है। वह नाम दोहराती है, टोटो। राहगीरों में कुछ लोग, जिनमें एक छोटी लड़की भी शामिल है, उस मैस्कॉट को बेहद प्यारा मानते हुए उत्साहित होकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मालसुक का मूड अंधेरा हो जाता है। उसके आसपास एक डरावना आभामंडल पैदा हो जाता है। वह उंगली से इशारा करते हुए कहती है, यह तो वही खलनायक टोटो है। वह मैस्कॉट के बिल्कुल करीब जाकर सख्त आवाज में कहती है कि वह अपनी असली पहचान अभी अच्छे से पूछ रही है, ज्यादा समय नहीं है। मैस्कॉट भागने की कोशिश करता है, लेकिन मालसुक उसके सूट के पीछे पकड़ लेती है और छोड़ने से इनकार कर देती है। वैम! वह एक जोरदार मुक्का मारती है और विशाल खरगोश मैस्कॉट हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। हार चुका मैस्कॉट घुटनों के बल बैठ जाता है और एक बोर्ड ऊपर उठाता है जिस पर लिखा है, आई एम टोटो। मालसुक विजय अंदाज में कहती है, मैंने कहा था न। और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि कहानी में तो लिखा था कि वह अपने बिल में रहता है। कहानी वाला फ्लैशबैक दिखता है। टोटो गांव से निकाले जाने के बाद अपने बिल में अकेला बैठा है, लेकिन फिर उसने अपना सामान बांधा और वोंग इलाके के बड़े शहर में रहने का फैसला किया। मालसुक पूछती है, क्या तुम अब किराया और खाने के पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो? और पसीने से तर मैस्कॉट जोर जोर से सिर हिलाता है। सूट के अंदर का व्यक्ति घबराता है, क्या उसने कुछ समझ लिया? तभी मालसुक टोटो के शरीर पर कुछ अजीब सा टैग जैसा वस्तु देखती है, रंबल।
आसमान अचानक काला हो जाता है। मैस्कॉट पसीने में भीग जाता है, उसे खतरा महसूस होता है। फ्लैश। मालसुक का पूरा व्यवहार बदल जाता है। वह शक भरी आवाज में पूछती है, कहीं यह असली टोटो तो नहीं? डरा हुआ मैस्कॉट फिर अपना बोर्ड उठाता है। आई एम टोटो। स्वोश। वह जंगली इशारों से पैंटोमाइम करना शुरू करता है, बताने की कोशिश करता है कि वह जो टैग दिख रहा है वह वास्तव में एक पुराने युद्ध में किसी नाइट की तलवार का टुकड़ा है जो आज तक उसके शरीर में फंसा है। वह नाटकीय दर्द से कांपते हुए 2 नए बोर्ड उठाता है, द हर्टलेस फील्ड और इट स्टिल हर्ट्स। मालसुक बहुत गंभीर चेहरा बनाकर उसे देखती है और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालती है, टोटो को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सूट में बंद व्यक्ति राहत की सांस लेता है। वह समझता है कि मालसुक उसकी कहानी पर यकीन कर गई, लेकिन फिर उसे एहसास होता है इंजेक्शन लगने पर उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी और हो सकता है दुनिया का अंत हो जाए। तभी एक परिचित आवाज आती है। पहले वाली महिला वहां पहुंचती है और पूछती है कि मैस्कॉट यहाँ क्या कर रहा है। ग्लेयर। माँ उसे बताती है कि गनवू यहाँ नहीं है और वह टोटो के साथ बेहद महत्वपूर्ण बातचीत में व्यस्त है। महिला चारों ओर देखती है, उलझन में। माँ उसे चिढ़कर कहती है, जाओ यहाँ से। महिला की उलझन भरी नजर सूट वाले आदमी को और भी घबराहट में डाल देती है। उसे लगता है कि वह सच जान चुकी है। मैस्कॉट ड्रामाई पोज बनाकर अपने पूरे शरीर से मिस माँ से विनती करता है कि वह उसका भेद न खोले। बम बम। लेकिन सच बताने के बजाय मिस माँ की आंखें चमक उठती हैं। उसे यह प्यारा मैस्कॉट बेहद पसंद आ गया है। फ्लैश। वह अपना फोन निकालकर मैस्कॉट के साथ सेल्फी लेती है। गनवू सोचता है, यह नौकरी इतनी बुरी भी नहीं। लेकिन मालसुक उसे घूरकर सोचती है, दूर हटो। फिर वह अचानक गुस्से में फट पड़ती है, मेरे टोटो से दूर रहो अभी। वैम। मास्कॉट को जमीन पर पटकने के बाद मिस माँ अपनी तस्वीर में खोई रहती है। मालसुक गुर्राते हुए कहती है, दफा हो जाओ। वह गिरे हुए मास्कॉट को जगाने की कोशिश करती है, जबकि गानवू सोचता है, अरे तूने ही तो मुझे पटक दिया, नालायकी। अचानक मिस माँ को एक शानदार आइडिया आता है। वह उलझी हुई मालसुक को बुलाती है और उसे पकड़कर ग्रुप फोटो के लिए खींच लेती है। कहती है कि उन्हें तो बस साथ में फोटो लेनी चाहिए थी। और इस बीच मास्कॉट गानवू मन ही मन डर से चीख उठता है। धक्का मुक्की में गानवू को एहसास होता है कि मालसुक का सींग उसके कॉस्ट्यूम में उलझ गया है। जैसे ही मिस माँ मालसुक को खींचती है, मास्कॉट का सिर उड़कर दूर जा गिरता है। मालसुक पीछे मुड़कर उस सिरविहीन कॉस्ट्यूम को इशारे से बुलाती है कि उसके पीछे आओ। बड़ी खरगोश जैसी सिर वाली टोपी हवा में घूमते हुए उछलती है और मिस माँ हैरानी से देखती रह जाती है। मालसुक टोटो, मास्कॉट की गर्दन को लेकर चिंतित होती है, लेकिन मिस माँ घड़ी देखती हैं और जल्दी से निकल जाती हैं, जिससे गानवू को अंदर ही अंदर राहत मिलती है। मास्कॉट घुटनों पर बैठकर आई एम ओके लिखी तख्ती पकड़ता है और मालसुक चेतावनी देती है कि अगली बार वह इतना नरम नहीं पड़ेगी। सिर वापस पहनकर गानवू सोचता है कि मिस माँ तो चली गई, अब बस फ्लायर बांटना पूरा करना बचा है। वह बड़े डिब्बे को देखता है और आह भरता है, क्योंकि पूरा दिन बीतने के बाद भी मुश्किल से थोड़े ही फ्लायर खत्म हुए हैं। उसे पता है कि आज फिर देर रात होने वाली है। अचानक मालसुक पूछती है कि क्या टोटो थोड़ा ब्रेक ले सकता है जब सारे फ्लायर खत्म हो जाएं? यह सुनकर वह चौंक जाता है। कुछ समझ पाता इससे पहले ही मालसुक पूरा डिब्बा उठाकर भाग जाती है और उसकी मदद करने लगती है, जिससे गानवू घबरा जाता है। ऑफ स्क्रीन मालसुक एक बिल्ली और एक कबूतर तक को फ्लायर देती सुनाई देती है। अब मास्कॉट थककर घुटनों के बल बैठा है और उसके ऊपर फ्लायर्स का एक विशाल
पूरी तरह सजा हुआ टॉवर खड़ा है। मालसूक पूछती है कि क्या उसे और मदद की जरूरत है, और गानवू सोचता है कि वह इस कॉस्ट्यूम के अंदर धीरे धीरे मर रहा है और ये काम कभी पूरा नहीं होगा। मालसूक बस उसे देखती रहती है और गानवू खुद को संभाल कर नई हिम्मत जुटाता है। सोचता है कि बस किसी तरह मालसूक को घर भेजना है। लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब मालसूक तुरंत मान जाती है। हालांकि एक शर्त है। वह कहती है कि टोटो को ये बात गानवू को बताने का वादा करना होगा। वह इस अजीब शर्त से परेशान और उलझन में पड़ जाता है। फिर मालसूक आगे आकर मास्कॉट को गले लगाती है। सच्चाई भरी नजरों से वह कहती है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, और चली जाती है। गानवू वहीं खड़ा रह जाता है, उसके अचानक बदले व्यवहार से पूरी तरह हैरान। लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो, अच्छा है कि वह चली गई, और अपना काम जारी रखता है। तभी दो राहगीर बताते हैं कि उसका जिप खुला हुआ है। वह नीचे देखता है और पाता है कि उसके कॉस्ट्यूम का पिछला हिस्सा खुला है और अंदर पहना हुआ हुडी साफ दिखाई दे रहा है। उसे मालसूक की विदाई वाली बात याद आती है और उसे झटका लगता है। वह शुरू से ही सब जानती थी। जैसे ही मालसूक दूर जाती है, उसका पेट गुर्राता है और गानवू सोचता है कि उसे अब तक समझ नहीं आया कि वह परिपक्व वयस्क है या एक अराजक बच्ची। एक रहस्यमयी व्यक्ति काली हुडी में अपना फोन देखते हुए अंधेरे में चमकती आंखों के साथ खड़ा है। एक आवाज शहर में गूंजती है, मालसूक, चलो घर। स्कूल यूनिफॉर्म पहने गानवू मालसूक के साथ चलता है। थकान की शिकायत करता है और उसके दिन के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसने बस कुछ चित्र बनाए। वह उसे होमवर्क की याद दिलाता है। तभी पीछे एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर मालसूक हल्का सा सिहर उठती है। वह सड़क पर पीछे की ओर देखती है और शांत स्वर में गानवू को बताती है कि कोई उसे कई दिनों से पीछा कर रहा है। गानवू उससे कहता है कि वहीं रुको। वह जाकर देखता है कि कौन है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, मालसूक गायब हो चुकी होती है। कुछ ही क्षण बाद वह उसे देखता है, जहां वह एक आदमी को पैर से घसीटते हुए सड़क पर ला रही है, और वह आदमी उससे गुहार लगा रहा है कि उसे छोड़ दे। गानवू डरते हुए उसकी ओर भागता है और चिल्लाकर मालसूक को डांटता है कि उसने किसी अनजान आदमी को क्यों पकड़ लिया। गानवू उस आदमी के हाथ से गिरा फोन उठाता है, जिसमें मालसूक की उसकी खींची हुई तस्वीर दिखाई देती है। यह देखते ही गानवू का चेहरा ठंडा और डरावना हो जाता है। वह धमकी भरे स्वर में पूछता है कि वह आदमी कौन है और क्या वह उसकी बहन का पीछा कर रहा था। गानवू की परछाई डरे हुए आदमी पर छा जाती है और वह मालसूक से कहता है कि रुको। वह पुलिस को कॉल करता है। आदमी, जुन पार्क, घबराकर कहता है कि वह तो उनके ही बिल्डिंग का एक दोस्ताना पड़ोसी है। जुन ऊपर देखता है, उसका चेहरा पूरी तरह डर से जड़ा हुआ। फिर पता चलता है कि जुन उसी विला में रहता है। वह वेबकॉमिक क्रिएटर बनने के अपने सपने के लिए वहां शिफ्ट हुआ था। उसके माता पिता उसका बहुत समर्थन करते थे। उन्होंने उसे प्रोफेशनल उपकरणों से लैस कर दिया था। उनकी मेहनत का बदला चुकाने के लिए जुन दिन-रात मेहनत करता था। ड्राइंग टैबलेट पर झुके हुए लंबी रातें बिताता था। धप्पा। एक और रिजेक्शन मिलने पर वह हारकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। वह तय करता है कि अपनी कॉमिक ऑनलाइन पोस्ट करेगा, उम्मीद में कि अगर एक भी व्यक्ति उसे पसंद कर ले तो उसकी सारी मेहनत सार्थक होगी। लेकिन स्क्रीन पर नजर पड़ते ही वह अविश्वास में जम जाता है। 0 कमेंट्स। डिंग। चश्मे वाला एक युवा अपने फोन पर नजर डालते ही खुश हो उठता है। आखिरकार उसे किसी ने कमेंट किया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि प्रतियोगिता की डेडलाइन सिर्फ 1 हफ्ते दूर है। वह सोचता है कि अब अगले साल की प्रतियोगिता को ही टारगेट करेगा और थोड़ी प्रेरणा के लिए बाहर निकल जाता है। तभी मालसूक वहां से गुजरती है।
और वह फुटपाथ पर जड़ होकर खड़ा रह जाता है। उसकी सारी दुनिया थम जाती है। उसका ध्यान बस उस छोटी सी लड़की के लाल बालों और उसके सींगों पर टिक जाता है। उसी क्षण एक चमकदार विचार उसके दिमाग में कौंधता है। एक छोटी दानवराजा, डेमन लॉर्ड की कहानी। लेकिन उसका यह दिव्य क्षण वहीं टूट जाता है जब गानवो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सख्ती से पूछते हैं कि वह उसकी बहन का पीछा क्यों कर रहा था। आदमी हकलाने लगता है, कहता है यह सब रिसर्च है। गानवो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे जमीन पर पटककर पैर से दबा देता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि इसे स्टॉकिंग कहते हैं। बेबस जुन उनसे विनती करता है कि उसे बस मालसूक को दूर से देखने दे। गानवो उसकी अजीब जिद देखकर चौंकता है। जुन जोश में कहता है कि 29 साल की उम्र में यह उसका आखिरी मौका हो सकता है अपने सपनों को पूरा करने का। वह पागलपन की हद तक बकबक करने लगता है। कहता है कि वह किराया देगा, प्राइज मनी छोड़ देगा, कुछ भी कर लेगा, बस उसे मौका मिल जाए। पर गानवो सख्ती से मना कर देता है। मालसूक भी बीच में बोलकर उसे दफा होने को कहती है, लेकिन वह कसमें खाता है कि वह उनके कहे अनुसार कुछ भी करेगा। धड़ाम! अचानक 2 बड़े बैग भरपूर मिंट चॉकलेट स्नैक्स से लबालब उनके पैरों के सामने गिरते हैं। जुन गर्व से बताता है कि ये सब उसने मालसूक के लिए लाया है। गानवो यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि मालसूक सिर्फ मिंट चॉकलेट देखकर ही पिघल गई। हारकर गानवो उसे रुकने देता है और कहता है कि वह बस बेंच पर बैठा रहे, जबकि मालसूक अपनी खजाना जैसी मिंट चॉकलेट को निहारती रहती है। जुन मालसूक से परिचय करता है, लेकिन मालसूक मिंट चॉकलेट आइसक्रीम में खोई रहती है। पीछे गानवो चिढ़कर बैठा है। जैसे ही जुन मौका पाता है, वह मालसूक से सवालों की बाढ़ ला देता है, उसके दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में। यहाँ तक कि पूछता है कि उसके सींग क्या सच में असली हैं या किसी हेडबैंड का हिस्सा। वह उससे मिंट चॉकलेट को न पसंद करने वालों पर उसकी राय पूछता है, उसके सहपाठियों के बारे में पूछता है और इतना बोलता जाता है कि मालसूक उसके सिर पर चढ़ने लगती है। अचानक ठपाक! तंग आकर मालसूक उसे हवा में उड़ाते हुए पटक देती है। चुप कर! चिल्लाते हुए वह आदमी पीछे की ओर उड़ जाता है और बेहिमोत, उसका छोटा साथी, उसके पैर से चिपका रहता है। लेकिन जुन बिल्कुल नहीं घबराता। वह खुशी खुशी नोटपैड निकालकर लिखने लगता है। वह मालसूक की इस ताज़ा उग्र प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हो जाता है और एक नए किरदार का आइडिया स्केच करने लगता है। एक निडर, उच्छृंखल, पागलपंथी दानवराजा जो मालसूक पर आधारित है। मालसूक अवाक होकर उसे घूरती रहती है, पूरी तरह असमंजस में कि यह आदमी कैसा अजीब है। मालसूक की अजीब हरकतों से उलझा हुआ वह आदमी उसके स्केचबुक पर नजर डालता है, जो दुनिया विनाश के चित्रों से भरी होती है। वह उत्साहित होकर इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तारीफ करता है और नोटबुक में तुरंत नए नोट्स लिखने लगता है। जब मालसूक आसानी से एक धातु की गार्ड रेल मोड़ देती है, तो वह आदमी उतावलेपन से नोट करता है। मालसूक खेल के मैदान के सबसे ऊपर चढ़ जाती है, जहां गानवो घबरा रहा है। वहीं वह आदमी शांत खड़ा उसकी चढ़ाई की अद्भुत क्षमता लिख रहा होता है, रेत का एक भव्य महल बनाकर। मालसूक चुपचाप अपनी कृति को निहारती है। ताली ताली ताली! उसका शांत पल उत्साहपूर्ण तालियों और ब्रावा की आवाज से टूट जाता है। वह आदमी फिर से नोट्स लेने में लग जाता है, उसकी कला की प्रतिभा से प्रभावित होकर, जबकि मालसूक बढ़ती बेचैनी से उसे घूरती रहती है। वह आदमी लगातार तारीफ करता रहता है और कथावाचक बताता है कि मालसूक उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से पूरी तरह हैरान है। डांटने की जगह उसकी लगातार प्रशंसा। मालसूक के माथे पर गुस्से की नस उभर आती है, एक नोटिफिकेशन जैसा प्रभाव। उसकी दानवी,
उल्टा करने की इच्छा सक्रिय हो जाती है। धड़ाम धड़ाम, वह गुस्से में अपना ही रेत का महल तोड़ना शुरू कर देती है। आदमी स्तब्ध रह जाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। ट्विच, उसकी इस तबाही के बावजूद वह आदमी फिर भी उसे दिलचस्प समझकर अपने नोट्स में लिखता जाता है, जिससे मालसूक और ज्यादा चिढ़ जाती है। जब वह सोचता है कि अब उसे क्या पूछना चाहिए, तभी उसे आकाश अचानक अंधेरा होता दिखता है। रिप, मालसूक एक अजीब हरकत करते हुए अपना स्कूल बैग फाड़ देती है और उसे अपने सिर पर पहन लेती है। उसकी सारी किताबें कॉपियां जमीन पर बिखर जाती हैं। वह आदमी पूछता है, तुमने अपना बैग सिर पर क्यों पहन लिया? और वह बस आदेश देती है, मुझे मत देखो। दौड़, वह अचानक भाग पड़ती है, चिल्लाते हुए, तुम मुझे देख नहीं सकते। और आदमी उसी उलझन में उसका पीछा करता है। अचानक, रुक, वह बीच सड़क में रुक जाती है, जिससे वह आदमी भी हड़बड़ा कर रुक जाता है। बैग अभी भी उसके सिर पर है। वह भारी, डरावनी आवाज में कहती है, तुमने मुझे परेशान किया है और मुझे पता है कि तुम दूसरी मंजिल पर रहते हो। वह अपनी बदले की योजना घोषित करती है और बिजली की तरह भाग जाती है। आदमी उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाता है और सोचता है, यह भी नोट करने लायक है। टप टप टप, उसके नन्हे पैरों की आवाज गलियों में गूंजती है, जैसे वह मिशन पर निकली हो। धड़ाम, वह एक दरवाजे से सीधे टकराकर अंदर घुस जाती है, अब भी बैग सिर पर लगाए हुए। फिसल, अंदर पहुंचकर वह गुस्से में बैग को फाड़कर सिर से निकाल देती है। वह चारों ओर देखती है। यह उसका लक्ष्य है, एक बिखरा हुआ कमरा और एक तेज रोशनी से चमकती कंप्यूटर स्क्रीन। धीरे कदम, उसकी आंखों में शरारती चमक उभरती है। वह मेज की ओर चुपचाप बढ़ती है। उसकी आंखों में स्क्रीन की नीली चमक झिलमिलाती है। उसका ध्यान सिर्फ अपने उद्देश्य पर है। उधर गानवू और वह आदमी हड़बड़ाकर उसे ढूंढ रहे हैं। गानवू को मालसूक द्वारा बदले की धमकी याद आने लगती है और उसकी चिंता बढ़ती जाती है। कड़क, तभी पास की एक इमारत पर बिजली की भारी गड़गड़ाहट गिरती है। दोनों डरकर उछल पड़ते हैं। गानवू भय से जम जाता है। जब वह आदमी अपने फोन पर आपातकालीन मौसम अलर्ट चेक करता है, गानवू की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसका निष्कर्ष डरावना होता है। इस सबके पीछे मालसूक है। ब्रेकिंग न्यूज में रिपोर्ट आता है कि तट के पास भूकंप और सुनामी चेतावनी जारी हुई है। तेज बारिश, आंधियां, सबको डर है कि क्या हो रहा है। बाहर जुन अपना फोन देखकर बड़बड़ाता है कि लगता है क़यामत आ गई है, जबकि गानवू ठंडे पसीने में डूबा है। उसे समझ नहीं आता कि इस बार वह मालसूक को कैसे शांत करेगा। जब जुन अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, उसका दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ मिलता है। घबराकर वह खुद से कहता है कि शायद हवा तेज थी। गानवू और जुन अंदर झांकते हैं। वे मालसूक को कंप्यूटर के सामने बैठे देखते हैं। गानवू का खून सूख जाता है। उसे मालसूक के चारों तरफ अंधेरा, भयावह आभा दिखती है। वह समझ जाता है कि वह अब किसी बड़े गुस्से में आने वाली है। गानवू और जुन उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालसूक एक घटिया इंसान रोलैंड के बारे में सोच रही थी। गुस्से में चीखते हुए, रोलैंड! वह मेज पर मुक्का मारती है, जिससे मेज में दरार पड़ जाती है। मुसुक स्क्रीन को घूरते हुए कसम खाती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। हैरान होकर ग्यू पूछता है कि रोलैंड आखिर है कौन? तभी उसे ध्यान देता है कि उसकी बहन ने तो उस आदमी की मेज ही तोड़ दी है। जुन समझाता है कि रोलैंड उसकी डेमन वाली कहानी का योद्धा है।
यह सुनकर गॉनवू दंग रह जाता है कि वह तो बस एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। गॉनवू के दिमाग में डरावनी सच्चाई बिजली की तरह कौंधती है। दुनिया इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि मालसुक एक कॉमिक पढ़कर गुस्सा हो गई। गॉनवू इस प्रलय जैसे गुस्से को समझ ही रहा होता है कि मालसुक अपना सिर पकड़कर झुंझलाहट में जोर से चिल्लाती है। गोनू सोचता है कि कहीं वह इस डेमन लॉर्ड की कहानी में कुछ ज्यादा ही भावुक तो नहीं हो गई है, और वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। उधर जुन आंसुओं से भर जाता है क्योंकि उसे पहली बार कोई सच्चा फैन मिला है। यह बात ग्योंगवू को समझ नहीं आती। अचानक खबरों में आता है कि एक विशाल हवा का तूफान आया है और तभी एक बिल्ली खिड़की के बाहर उड़ती हुई दिखाई देती है। लगता है मौसम को भी वह कॉमिक पसंद नहीं आई। तेज हवा के बीच जुन रोते हुए कहता है कि वह आज का दिन कभी नहीं भूलेगा जिस दिन उसकी कॉमिक ने सच में असर किया। मालसुक का गुस्सा तूफान को और भड़का देता है और गॉनवू घबराकर समझ जाता है कि अगर वह नहीं शांत हुई तो सबका अंत तय है। वह बेताबी से उसे समझाता है कि थोड़ा शांत हो जाओ और मौसम ठीक कर दो, यह सिर्फ एक कहानी है। मुसुक स्क्रीन से नजर उठाती है, कुछ देर के लिए उलझन में, लेकिन गॉनवू के विनती करते ही उसका गुस्सा फिर उफान पर आ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी गुस्से में हूँ। जुन तो भावुक होकर रो ही रहा है और गॉनवू थककर सोचता है कि सभी इतने भावुक क्यों हैं। स्लाइड। गानमू देखता है कि मालसुक अभी भी कुर्सी पर बैठी है, बैकपैक पहने हुए, और वह सोचता है कि अब भाग निकलने का समय है। लेकिन तभी मलक रुककर जुन से पूछती है, ये कॉमिक तुमने बनाई है? जुन उत्साह से बताता है कि वही उसकी प्रेरणा है और छोटा डेमन लॉर्ड उसी पर आधारित मुख्य किरदार है। पीठ घुमाए हुए ही वह पूछती है, आगे क्या होता है? गॉनवू समझ जाता है कि वह अब पूरी तरह फंस गई है। जुन मानता है कि कॉमिक अभी पूरी नहीं है और वह अटका हुआ है। तभी मलक उसे आदेश देती है, बैठो। फिर वह अपना बैग फेंककर चिल्लाती है कि काम पर लग जाओ, बड़े लोग आलसी नहीं होते। वह कहता है कि उसे राइटर ब्लॉक है, तो मालसुक उसे कहानी का आइडिया देती है, शुरुआत में ही योद्धा को मार दो। कुछ हफ्तों बाद शहर के नज़ारे के बीच कोई आवाज मालसुक को बुलाती है। गॉनवू पूछता है कि क्या वह स्कूल की सारी चीजें ले आई, लेकिन वह सिर्फ अपनी आर्ट सप्लाई उठाकर दिखाती है, मतलब बिल्कुल अलग ही बात समझी। तभी दौड़ते हुए जुन आता है और गॉनवू थककर सोचता है, ये सुबह सुबह क्या मुसीबत ले आया। जुन सांस संभालते हुए बताता है कि मालसुक की मदद से जो कॉमिक उसने बनाई थी वह एक प्रतियोगिता में चुनी गई है। खुशी से झूमते हुए वह बताता है कि उसकी कॉमिक ने इनाम जीता है। ग्योंगवू हैरान रह जाता है कि उसने इतनी जल्दी कहानी पूरी कर ली। जुन गर्व से बताता है कि अब उससे उसका आधिकारिक डेब्यू हो रहा है। वह फिर मालसुक से मदद मांगता है क्योंकि उसकी नई कहानी फिर से अटक गई है। मालसुक उसे बिल्कुल सपाट भाव वाला चेहरा दिखाती है, बिना कुछ बोले। जुन उसके इस सन्नाटे से डर जाता है, लेकिन मलक साफ कहती है कि वह मदद नहीं करना चाहती। गानू स्कूल के लिए निकलने की कोशिश करता है और जुन उनसे रुकने की गुहार लगाता है, कहानी के लिए बेताब। पर उसकी बातों को अनदेखा करते हुए मालसुक अपने भाई से कहती है कि चलो, देर हो रही है, और बेचारा कॉमिक आर्टिस्ट वहीं छूट जाता है। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, आएगा तो उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।